वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद भी क्यों एनबीसीसी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया, आगे के हर्डल्स क्या आने वाले हैं, जेपी इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी क्यों इंसॉल्वेंसी घोषित करना पड़ा, और जेपी रियल एस्टेट का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, और एंड यूज़र्स जिन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है वो भी आगे कैसे अपना प्रॉब्लम से निकल सकता है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब एनबीसीसी ने काम इसीलिए शुरू किया था क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एनसीएलटी की तरफ से इनको मिला हुआ था उसमें लास्ट में क्लॉज ऐड कर दिया, आईसीआईसीआई एंड यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका जो ड्यूज़ है ये एनबीसीसी को पे करना पड़ेगा 12 ईएमआईज के थ्रू से 18 महीने के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ब्लो है एनबीसीसी के लिए क्योंकि एक तो एनबीसीसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस टाइम पे डाउन है, इस मरी हुई मार्केट के अंदर उनको पैसा इकट्ठा करना है। सेकंड, जो बहुत सारे कॉरपोरेट डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा दे के रखा हुआ है उनको ऑलमोस्ट 1526 एकड़ लैंड जेपी से मैनेज करके ट्रांसफ़र करना है। थर्ड, इस मरी हुई मार्केट में उनको पैसा भी मैनेज करना है, साथ साथ टाइमली डिलीवरी भी देना है क्योंकि कोविड का चक्कर आ रहा है और एक कोविड के लिए बहुत सारे जो लेबर है वो अलग अलग जगह में अपना गांव में पहुंच चुका है और इनको इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही मुश्किल है। और 3 साल के अंदर 30,000 फ्लैट का डिलीवरी 20,000 फ्लैट का डिलीवरी करना है। और इनके साथ साथ एक दूसरे डेवलपर अम्रपली जिनका 30,000 फ्लैट का भी डिलीवरी अगले 3 साल के अंदर करके देना है। तो 50,000 फ्लैट इन 3 years ऑफ टाइम फॉर ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी, इट्स ए ह्यूज टास्क। बट वो कोई मैटर नहीं करता अगर एनसीएलटी लास्ट मोमेंट पे ये 12 ईएमआई का क्लॉज नहीं डाल देता है। अब जब ये प्रॉब्लम आया तो एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया रहा। तब लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट को लगा एनसीएलटी इसको मैनेज नहीं कर सकता या ये मैटर शायद और आगे घिसता जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने सारे के सारे केस एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों से अपना पुल आउट करके अपने पास लेके आ गया और इनका हियरिंग नेक्स्ट 31 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट शुरू होने के बाद जो भी सोल्यूशंस आता है मेरे हिसाब से एनबीसीसी इसको कंस्ट्रक्ट करेगा और आगे का स्टेप हमें उस टाइम से पता चलेगा। और बाकी का ये जो जेपी इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी क्यों इंसॉल्वेंसी में आ गया इसके हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये हमारा एक प्रॉपर्टी चैनल है जॉय प्रॉपर्टी गाइड। अगर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता के कोई भी प्रॉपर्टी का अपडेट चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या जो प्रॉपर्टी का रिगार्डिंग न्यूज़ आते हैं उसका एनालिसिस हम लोग डे टू डे बेसिस पे डालने की कोशिश करते हैं जिसपे आपको हेल्प होगा। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल वीडियोस चाहिए विदाउट गोइंग आउटसाइड और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर मार्केट, आप इस प्रॉपर्टी साइट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जेपी जो इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिनका हाइड्रोकेमिकल से लेके सीमेंट से लेके आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर, हॉस्पिटल, इतने बड़े ग्रुप के प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी के अंदर जाना पड़ा। इनका शुरुआत हुआ था 2017 में अगस्त महीने में जब आईडीबीआई बैंक लेड कंसोर्टियम इलाहाबाद बेंच एनसीएलटी के पास पहुंचता है ये बोल के, भाई साहब मेरा जो पैसा है 526 करोड़ रुपए जो जेपी को देके रखा है उनका इंटरेस्ट 90 दिन से नहीं आ रहा है, तो आप इनको इंसॉल्वेंसी घोषित करें। अगर ये नियम है आपका आईबीसी के अंदर, अगर कोई भी कॉर्पोरेट 90 डेज से भी पैसा डिफॉल्ट करता है तो उस कंपनी को लिक्विडेट करके पैसा एनसीएलटी जो इनका डेटर्स है उनको पैसा वापस दे देगा। यही नियम है। अब जब एनसीएलटी के पास पहुंचा तो एक हर्डल तो आपका आईडीबीआई के पास आ गया, आईडीबीआई एनसीएलटी ने इसको इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया। आप दूसरी तरफ देख लीजिए जो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे, ये जो दो लोकेशन है मेनली, इसमें ऑलमोस्ट 35,000 कस्टमर ने अपना घर बुक कराया। अब इन घर जो बुक करवाया था उसमें से जेपी कह रहा है मैंने 10,000 के करीब फ्लैट डिलीवरी दे दिया।
रह गया 20 से 25 हज़ार फ्लैट। वो कह रहे हैं 15,000 फ्लैट इन टोटल हम लोगों ने डिलीवरी दिया। अब अगर आप जेपी वेस्ट टाउन के अंदर विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए 25 टावर है एक सोसाइटी के अंदर, उनमें से 5 टावर का पोजीशन दिया हुआ है। अब उस जगह में दिक्कत क्या है, पूरा सोसाइटी मेंटेन ठीक से नहीं हो पाता। सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पे 5 रहना चाहिए 10 रहना चाहिए उस जगह में 2 है, जहाँ पे 4 लिफ्ट रहना चाहिए उस जगह में 2 लिफ्ट चल रहा है। तो जो लोगों को फ्लैट मिला हुआ है, एक तो मेंटेनेंस जा रहा है, साथ साथ उसको रहने लायक कंडीशन में नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। जेपी प्रॉपर्टी में लोगों ने मूव इन कर चुका है, जैसे जेपी कॉस्मोस एक क्लासिक है, बट उस जगह से आपको फैमिली को लेके वापस फिर से अपना रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज नहीं है उसके अंदर। तो इन द मीन टाइम स्मॉल ग्रुप जिनको घर ही नहीं मिला था 10 साल से, आप मान लीजिए उनका पेन आप समझने की कोशिश करें। एक कस्टमर जिनका इनकम मान लीजिए 70,000 80,000 रुपये, और उसने 40 45 50 लाख में घर खरीदा था। एक अनमैरिड होने के टाइम पे शायद घर खरीदा, मैरिड होने के बाद शायद उसी घर में शिफ्ट होंगे। पता चले उनके बच्चे होके अपना स्कूल जाना शुरू कर दिया, हाई स्कूल पे भी आ चुका है किसी किसी केसेस में। तो ऐसे कंडीशंस हैं, और जिसने अपना बहुत सारे कस्टमर तो अपना रिटायरमेंट के पूरी की पूरी पूंजी लगा दिया, बट 10 साल से उनका घर नहीं मिल रहा है, और दिन के दिन उसको ट्रबल दिख ही रहा है। बट खैर ये एनसीडीआरसी के पास एक छोटा ग्रुप पहुंच गया अपना प्रॉब्लम लेके, भाई साहब मुझे घर नहीं मिल रहा है। तो ये एनसीडीआरसी भी कुछ कर नहीं पाया। बाद में एक पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एपेक्स कोर्ट इसको हियर करने के लिए, मतलब ये पीआईएल मिलने के बाद उन्होंने इस मामले में दखलंदाजी देने की सोचा ये अगर इन लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तो शायद अगले 10-15 साल में भी लोगों को घर नहीं मिलेगा। अब ये जो जेपी वेस्ट टाउन में आपको बता देता हूँ कहाँ है। अगर नोएडा में कोई लोग रहते हैं तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अगर कोई बाहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, दिल्ली, दिस इज़ योर दिल्ली। आप अगर इस तरफ से आना चाह रहे हैं तो दिल्ली से आप महामाया से लेके कालिंदी कुंज होके सीधा आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या डीएनडी फ्लाईओवर के थ्रू से आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जब टच करते हैं, ये एक्सप्रेसवे सीधा आपका ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। अब नोएडा घुसने के बाद 5वां सेक्टर आता है, सेक्टर 128। सेक्टर 128 ये वाला सेक्टर, 129 दिस इज 129, 130, 131, 132, 133, 134, ये 5 सेक्टर में 132 में सिर्फ जेपी हॉस्पिटल है, बाकी में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है इनका। और इनका दूसरा एक सोसाइटी है, मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखा दिया जिसमें आपको थोड़ा समझ में आए। और एक उनका सोसाइटी है यमुना एक्सप्रेसवे, जो आप ये है यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा की तरफ जा रहे हैं। ये आपका F1 ट्रैक है। ये F1 ट्रैक के लेफ्ट हैंड साइड पे 2500 एकड़, राइट हैंड साइड पे 2500 एकड़ लैंड है, जो बटरिंग सिस्टम पे उन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मिला हुआ था। अब प्रॉब्लम कई जगह से शुरू हो गया था, क्योंकि 2012 के एंड में से मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन में जाना शुरू किया। तो होता है क्या, डेवलपर एक जगह में पैसा इन्वेस्ट करता है, कहीं से कॉर्पोरेट लोन लेके कुछ किसी भी तरह वो अपना एक जगह में प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के बाद अपना ब्रांड नेम होने की वजह से वो जल्दी बिक जाता है। बेचने के बाद वो पैसा कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट कर देते हैं, सोचते हैं भाई इसको मैं थोड़ा डेवलप करूँ, लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसमें से जो पूंजी होंगे उसमें पहला वाला प्रोजेक्ट बना देंगे। बट इन केस ये चेन बन जाता है। इन केस कोई भी चेन में एक जगह में मार्केट डाउन या कोई भी दिक्कत आता है, या गवर्नमेंट चेंज या जो फेवर उनको होना चाहिए था वो नहीं मिला, तो इमीडिएट वो क्रैश कर जाता है। जेपी के साथ भी वही हुआ था। F1 ट्रैक बना दिया $450 मिलियन खर्च करके, साथ साथ आपका क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे आईपीएल होना था, अब तो यूएई में हो रहा है। और अमेजिंग एक्सप्रेसवे बना दिया, एक जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है, पूरे इंडिया में शायद ऐसे कोई एक्सप्रेसवे है जहाँ पे प्लेन तक भी लैंड कर सकता है। बट हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा, ये पूरा बंजर ही रह गया। हालांकि अगले 10 साल के अंदर इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट अभी कुछ नहीं है उस जगह में ज़्यादा। तो इस जगह में फ्लैट भी ज़्यादा बिके नहीं, और उनका जो प्लान भी है वो सारे फ्लॉप हो गया। तो फ्लॉप हो गया, दैट मीन्स जेपी वेस्ट टाउन में जो पैसा थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया गया था, या जो भी पैसा मिलना चाहिए था उनको मिला नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे वो कंस्ट्रक्शन रुक गया था। नाउ मैं बात करने जा रहा हूँ NCLT,
LAT एंड एपेक्स कोड, बहुत सारे टाइम पे आप ये सारे टर्म्स आप सुनते रहे होंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, NCLT होता क्या है। अगर आपने आप एक बैंक है, आपके पास से किसी कॉर्पोरेट ने लोन लिया और वो लोन आपको रिपे नहीं कर रहा है, 90 डेज से ऊपर भी वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो IBC के अंदर आप NCLT के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं ये मेरा बैंक, ये मेरा कंपनी जिसको मैंने पैसा दिया था और ये मेरा पैसा लौटा नहीं रहे, आप इनको इंसॉल्वेंट घोषित करें। अगर आपके जो क्लेम है वो सच निकल जाते हैं तो वो NCLT उस कंपनी को लिक्विडेट करके आपका पैसा या जो भी डेटर्स है, कॉर्पोरेट डेटर है, उनको पैसा वापस दे देगा। ये सारे के सारे IBC एक्ट के थ्रू से होता है, जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये लाया गया था। अब नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब मान लीजिए NCLT में कोई वर्डिक्ट दिया जो आपको लगा ये आपके साथ अन्याय हुआ है या आप चाहते हैं इसकी और बेहतरीन बंदोबस्त हो सकता था, तो आप NCLT को छोड़ NCLT के बाद आप उनको NCLT में LAT में चैलेंज कर सकते हैं। अब NCLAT में भी जो वर्डिक्ट निकला उसमें भी आप खुश नहीं है तो आप इसका हायर अथॉरिटी एपेक्स कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप जा सकते हैं। तो फाइनली इस केस में JP में क्या हुआ, लोगों IDBI और बैंक सारे NCLT के अंदर गए हुए हैं। NCLT सब कुछ IRP रिप्रेजेंट करके सब कुछ जब फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद NCLT और NCLAT ये दोनों इन्वॉल्व थे। जब सब कुछ फाइनल हो गया तब NCLT ने अपना क्लॉज डाल दिया। उसके वजह से खुश मतलब NBCC वालों ने फिर से ये टोटल उठा के अपना एपेक्स कोर्ट के अंदर मामला कर दिया, मतलब अपना कंप्लेन दर्ज किया। तो अगले सारे के सारे चीज़ आप एपेक्स कोर्ट के अंदर ही होंगे। अब ये जो राइट हैंड साइड में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी हैं। एक्चुअली इनका इस IBC में चेंजेस लाने का बहुत एक बड़ा योगदान है। क्यों, मैं बताता हूँ। पहले जो IBC कोड 2016 से पहले लाया गया था उसमें बोला गया था जो कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट डेटर हैं, उनको पैसा मिलने का पूरा हक है, बट उसमें कस्टमर को नहीं इन्वॉल्व किया गया था। वो इसलिए ये लॉजिक दिया गया था, कस्टमर एक पार्टनर्स की तरह होते हैं जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं या लॉन्च में प्रोजेक्ट पैसा लगाते हैं, क्योंकि इन द मीन टाइम अगर पैसा प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट लेके जाते हैं, लॉस होता है तो लॉस ही होता है। बट जो बैंक्स होते हैं वो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देता है, इनका पैसा जायज़ और इनको पैसा वापस देना ही पड़ेगा लिक्विडेट करके। बट इन्होंने अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मतलब डायरेक्शंस दिया या अपना सुझाव रखा था, ये बोल के द सेविंग्स ऑफ होम बायर्स कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड साइटिंग टेक्निकल रीजन। ये एक बहुत बड़ा डायरेक्शंस था जो गवर्नमेंट को 2016 IBC एक्ट में चेंजेस करने में मजबूर करना पड़ा, और इसी के बदौलत सारे जो एंड यूजर्स जो अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो भी एक कॉर्पोरेट डेटर, वो उनका भी एक मालिकाना बन गया। बट इसमें एक क्लॉज है आपका, कोई भी कस्टमर, एक सिंगल कस्टमर एक बिल्डर को इंसॉल्वेंसी के अंदर नहीं लेके जा सकता है। उसके क्लॉज यही हैं, टोटल प्रोजेक्ट का 10% कस्टमर आना पड़ेगा या 100 कस्टमर मिनिमम, इनमें से जो भी लेस होगा वो आपका इस अगर नंबर ज़्यादा होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास या NCLT के पास इंसॉल्वेंसी के लिए गुहार लगा सकते हैं। अब ये जब 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, IRP गठित किया गया और IRP का अनुज जैन जी को रिक्रूट किया इसमें, और उनको बोला गया ये 90 डेज के अंदर आप पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये इन दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ये किया जा रहा है। वन इज़ AM खनविलकर एंड दिनेश महेश्वरी जी। इन दोनों दोनों जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इन JP का पूरा मैटर देख रहे हैं, उनके अंडर ही ये सारे बिडिंग्स जितने फाइनल प्रोसीजर्स हो रहे हैं ये सारे उनके अंडर ही हैं सारे। अब जब IRP गठित किया गया और सारे के सारे कंपनीज जो प्रोमिनेंट कंपनी है उनको ये न्योता भेजा गया ये इनको बिडिंग करने के लिए, तो 5 कंपनी सबसे पहले साथ में आया और इनका मैटर भी मतलब फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इन 5 को पहले कंसिडर किया गया।
मज़े की बात, जेएल भी इसके अंदर शामिल होना चाह रहा था। देखिए, एक कंपनी का जो कॉर्पोरेट आर्म है, एक एक कंपनी अपना इंसॉल्वेंसी आ रहा है और उसी का ही दूसरा आर्म उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट एनीवे, गवर्नमेंट मतलब जो बिडर्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया और जेएल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उनमें से जो मेन थे, सुरक्षा एसेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एनबीसीसी, सज्जन जिंदल का आपका जेएसडब्ल्यू, क्यूब हाईवेज एंड कोटक रियल रिफॉर्म एंड अदानी ग्रुप, ये सारे प्रोमिनेंट नाम हैं। बट बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हुए जो वोटिंग परसेंटेज, इन हिसाब से जो ये दोनों कंपनी को सबसे पहले लोगों ने चुना, एक तो एनबीसीसी जो गवर्नमेंट का आर्म है और एक सुरक्षा एसेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इन प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें एक COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाया गया, जिनमें मैक्सिमम हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 42% एंड यूजर्स हैं जो कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है। सॉरी, 56% के करीब, 42% के करीब आपका जिन्होंने, जो बैंक्स हैं 13 बैंक्स, उनका परसेंटेज है। और जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था जेपी के अंदर, जेपी इंफ्राटेक के अंदर, उनका परसेंटेज 0.13% है। इस जगह में एनबीसीसी आते ही सबसे पहले घोषित कर दिया, भाई जेपी का सारे प्रॉपर्टी बेच दूंगा, बेचने के बाद पैसा आएगा, उसी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और होम बायर्स को पैसा दिया जाएगा। बट जो होम बायर्स है वो 10 साल से परेशान थे, इतना आसान का चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा अगर एनबीसीसी भी प्रॉपर्टी बेच देता है, बीच में कोई घपला होता है, मान लीजिए कोई प्लॉट है बहुत सस्ते प्राइस में निकाल दिया, क्योंकि एक बार हाथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद उनको निगरानी करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो कुछ भी अपना रीज़न दे सकते हैं, भाई मार्केट डाउन था, इस टाइम पे नहीं हो पाया इतनी से ज़्यादा डील, तो अल्टीमेटली एंड यूजर्स सफ़र कर सकते हैं। तो ये बिड भी कैंसिल हो गया था। अब जो फाइनल बिडिंग आया, एनबीसीसी को लगा अगर फाइनल बिडिंग देना है तो ठीक ठाक उनको अपना प्रपोजल्स देना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस मामले में बड़ा एग्रेसिव थे। उनका ऑफर क्या था, 250 करोड़ रुपए होम बायर्स को हम लोग पेनल्टी के थ्रू से देंगे जो पहले का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ था। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले किया हुआ है और आज प्रोजेक्ट स्टेज में है, इन बिटवीन का जो पेनल्टी है वो पे करने के लिए तैयार है। और बोला मैंने, मतलब उनको 3 साल का टाइम मांगा था उसने, उन्होंने बोला अगर 3 साल के बाद, 1 साल का, 9 मंथ्स का ऑब्वियसली एक लेंथ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, इनके बाद भी अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाता तो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं पेनल्टी दूंगा। और जो कॉर्पोरेट डेटर है जिन्होंने पैसा दिया हुआ है जेपी के अंदर, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अंदर, उनको 2320 एकड़ ज़मीन जेपी की तरफ से दिया जाएगा। ये लैंड स्वैप डील है जिसमें वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अब दिखने में बहुत मतलब लिक्रेटिव लग रहा है ये डील। और खैर, अगर आप एक मैट्रिक्स आता है, कंपैरेटिव मैट्रिक्स, इनमें सुरक्षा का ही आपको पॉजिटिव दिखेगा। वाइस वर्सा एनबीसीसी ने क्या किया, इस जगह में जो 2320 एकड़ उन्होंने ऑफर किया, इस जगह से 1526 एकड़ ऑफर किया। और इन्होंने जो हाईवे है आपका, जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस है, ये पूरा रोड का एसेट वो बैंक को देने के लिए तैयार है। बट उनके बदले में उन्होंने कहा, इनके बदले में 2500 करोड़ रुपए लोन वो बैंक से लेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम चाहिए। और जो होम बायर्स का क्लेम था, जिन्होंने बहुत टाइम पहले इन्वेस्ट किया और काफ़ी टाइम से वो रिफंड मांग रहे थे, तो होम बायर्स का क्लेम 13,364 करोड़, और जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनका 9,783 करोड़ रुपए एडमिट किया। हाँ, इनका ये बकाया है जिनको देना चाहिए। अब ये जो बिडिंग प्रोसेस हुआ, बिडिंग में सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज आपका बायर्स का था 57.66%, लेंडर्स जिन्होंने कॉर्पोरेट डेटर्स है उनका 42.12%, और फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने किया था उनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.13%। मजे की बात क्या है, ये टोटल परसेंटेज में से सुरक्षा को मिला सिर्फ 2.12%, जिसमें एक्सिस बैंक एंड JNK बैंक जिन्होंने लोन दिया हुआ है, इनको उन्होंने सिर्फ फेवर किया, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो एनबीसीसी को सबसे ज़्यादा वोट मिला और कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिल गया ये 97.88%, क्योंकि लोग एक प्राइवेट एंटिटी से निकल के बाद कोई दूसरे प्राइवेट एंटिटी में फंसना नहीं चाहते। एनबीसीसी के अंदर कोई भी चीज़ में दिक्कत आता है तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अपना जिम्मेदारी बचाने के लिए कुछ ना कुछ
निकाल के लाएगा, शायद बैंक से ज़्यादा लोन ले लेगा, कुछ भी करके वो अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एनबीसीसी इज कैपेबल। उन्होंने पहले भी बहुत सारे प्रोसेस बिल्डिंग्स बनाए हैं, बहुत सारे प्रोमिनेंट बिल्डिंग जो आपका दिल्ली के अंदर है वो एनबीसीसी का ही बना हुआ है। अब जब एनबीसीसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बट एंड यूजर्स को कुछ झटका लगा हुआ है। पहली बात, आप मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बैंक से लोन लिया हुआ था 80%, उसका इंटरेस्ट पे करते जा रहा है, बदले में एक थोड़ा सा राहत ये था भाई 3 साल का टाइम या 3.5 साल का टाइम के बाद आपका 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये करके इंटरेस्ट मिलना था। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट किसी ने इन्वेस्ट किया तो ऑलमोस्ट 5000 रुपये मिनिमम साइड में पर मंथ का मिलना था, जो क्यूमुलेटिव फिगर में एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता था। एनबीसीसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, भाई हम लोग कुछ पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने ना उस टाइम पे बनाया था, ना हम लोग इन्वॉल्व थे, हमारे पास जितना कैपेबिलिटी है जो हमें लगता है इसके हिसाब से आपका पेनल्टी हम लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, पेनल्टी हम भी देंगे, बट 3 साल, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट उनको फाइनल मिल जाएगा उसके 3 साल के बाद 9 मंथ्स का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्सटेंशन। उसके बाद 9 मंथ से 1 साल का टाइम दिया, इसके बाद अगर भी डिले करते तो 5 रुपये, तो विच इज़ नथिंग। आज के दिन में रेरा के अंडर आपका 10% देना कंपलसरी होता है, बट एनबीसीसी ने क्लियर कर दिया अगर डिले होगा तो मैं 5 रुपये दूंगा, और अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये तो ड्रॉबैक एंड यूजर्स के लिए कुछ झटका है ही इसमें। अब जेपी बायर्स जो हैं उनका कुछ डिमांड भी है जो बहुत ही सिंपल है और जायज़ भी है। वो चाहते हैं ये जो एनबीसीसी प्रोजेक्ट टेक ओवर कर रहा है उनके बदले में 10,000 करोड़ रुपए वो सेट असाइड करे, अलग से रखे, जिनमें किसी भी कारण में ये प्रोजेक्ट ना रुके। दूसरा, उनका जो प्रोजेक्ट का स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाए आज के बेसिस पे नहीं, जिस टाइम पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब से, क्योंकि अगर 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट मिल जाता तो स्टैम्प ड्यूटी में ऑलमोस्ट 5 से 6%। आप मान लीजिए किसी ने 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा और आज के दिन में प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 6% के हिसाब से चलता है, तो आज के हिसाब से लगाया जाए तो पर कस्टमर ऑलमोस्ट 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो वो चाहते हैं, गवर्नमेंट का ये सही एक रिक्वेस्ट है, ये स्टैम्प ड्यूटी को उसी प्राइस में लगाया जा सके। और एनबीसीसी शुड ऑनर द प्रीवियस बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो एनबीसीसी ने खारिज कर दिया, और जो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने तक उनका ओनरशिप एनबीसीसी से अपने पास रखने के लिए कहा, क्योंकि होता क्या है, कुछ कस्टमर अपना शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, तो जब तक आरडब्ल्यू नहीं बनता तब तक एनबीसीसी को रखने के लिए उन्होंने बता दिया। और एक मॉनिटरिंग पैनल बनाने के लिए कहा जिसमें बायर्स और एक्सपर्ट भी हो सुपरवाइज करने के लिए। पता चले एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट लिया और 3rd क्लास मटेरियल लगा दिया, या जो लेआउट उन्होंने बोल के रखा था उसमें बहुत सारे डेविएट करके चेंजेस कर दिया। तो इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए डेवलपर मतलब बायर का ही जेन्युइन डिमांड था, और इसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में बताया क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम भी बीच में आ गया था, बट एनीवे अब वो सारे इशूज सॉर्ट आउट हो चुका है। अब इसमें एक जेपी का जो बायर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका ये भी डाला हुआ था उन्होंने, 750 करोड़ जो जेल ने आपका JIL के थ्रू से लोन लिया हुआ था। JIL चाह रहा था ये पूरा 750 करोड़ जो एक तो पैसा जो रजिस्ट्री में डिपॉजिट किया गया वो पैसा JIL वापस लेना चाहता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पैसा आपने JIL के थ्रू से दिया हुआ था, JIL के लिए दिया हुआ था, तो ये पैसा एनबीसीसी को मिलेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और दूसरा और एक उसका बहुत बड़ा क्लॉज है जो 858 एकड़ का ज़मीन एनबीसीसी ने किया क्या JIL के अगेंस्ट में 858 एकड़ का ज़मीन गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया हुआ था, और JIL चाह रहा था वो ज़मीन फिर से वापस उन्हें मिल जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगा, ये दैट विल बी विथ JIL ओनली। सो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एनबीसीसी ऑल्सो, क्योंकि ये वाला ज़मीन भी है वो यूज़ कर पाएगा। और लास्ट में एक अच्छी बात जो एक पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए, एनबीसीसी एक तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, अगले 6 महीने के अंदर किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। सेकंड, ये जो वेस्ट टाउन के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 15,000 फ्लैट जो तैयार हो चुका है, तो 15,000 फ्लैट में लोग अपने रजिस्ट्री करा के अपने नाम पे प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा सकते हैं। और आगे भी जो अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आम्रपाली के ऊपर बनाएंगे। तब तक
बने रहे। थैंक यू।